स्क्रीन विजिबल होगी आई होप। मैंने कल ये न्यूमेरिकल कराया था, आपको करने के लिए दिया था, आई होप आपने करा होगा। नहीं करा होगा तो फटाफट से बता देता हूँ कैसे करेंगे। आईपी की वैल्यू यानी फोटो करंट की वैल्यू हमें पता है, रिस्पॉन्सिविटी मल्टीप्लाई बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर कितनी है? इनपुट पावर यानी इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर आपको गिवन है 300 नैनोवाट, ठीक है। तो दिस विल बी 300 नैनोवाट PIN, है ना। अब रिस्पॉन्सिविटी की वैल्यू कितनी होती है? ईटा टाइम्स क्यू डिवाइड बाई एच न्यू, और न्यू मुझे पता नहीं है चूंकि, इसलिए मैंने उसको लिख लिया सी बाई लैम्डा, क्योंकि मुझे लैम्डा पता है ना, लैम्डा पता है, ठीक। तो सीधे सीधे आई मल्टीप्लाई ईटा, so eta is 0.9, ठीक है, into q, that is charge of an electron, that is 1.6 into 10 power minus 19 into lambda, lambda is 1300 nanometer, ठीक है। तो it's 1300 into 10 power minus 9 divide h, that is 6.625 into 10 power minus 34 into c, that is 3 into 10 power 8, है ना, into PIN कितना है? PIN is 300 nanowatt, so it's 300 into 10 power minus 19, sorry minus 9, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा कैलकुलेटर से एक बार कर लेते हैं। आप देखो 0.9 into 1.6 into 1300 into 300 divide by 6.625 equals to divide by 3, है ना। ये आया मेरा 28256, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 28256, है ना। अब मल्टीप्लाई में देखो 10 पावर माइनस 19 और 10 पावर माइनस 9 और 10 पावर माइनस 9, ये हो गया 10 पावर माइनस 18 और 19 37, 10 पावर माइनस 37, ठीक है, डिवाइड बाई दैट विल बी 34 एंड 8, तो ये कितना बचा? ये बचा 26, है ना, 10 पावर माइनस 26। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी लगभग 10 पावर माइनस ऊपर हो जाएगा तो माइनस 11, मतलब अगर मैं इसको 0.282 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी आईपी, फोटो करंट। तो फोटो करंट मेरा कितना आ गया? फोटो करंट मेरा आ गया 0.282 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है शॉर्ट नॉइज। तो शॉर्ट नॉइज के लिए मुझे करंट निकालनी पड़ेगी, है ना। इसी तरीके से मैं निकालूंगा, इसी तरीके से मैं डार्क करंट निकाल लूंगा, और फिर उसके बाद थर्मल करंट निकाल लूंगा, 3 पैरामीटर्स निकाल लूंगा, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स के लिए मुझे पैरामीटर्स गिवन है, ठीक है। अब मुझे आईपी पता है, आईपी इज नोन, क्यू इज नोन, बीई मुझे पता है, बीई इज 20 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, एंड एम स्क्वायर एफएम, सिंस दिस फोटोडायोड एम एंड एफएम आर 1, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी सिंपली 2 into 1.6 into 10 power minus 19, है ना, into IP, that is 0.282 into 10 power minus 6, ये वाला करंट है ना, IP आ गया। और BE is 20 megahertz, so it's 20 multiply with 20 into 10 power 6, ठीक है। तो 10 पावर 6 से 10 पावर 6 कैंसिल आउट, बचा कितना? ये वाली वैल्यू बची, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक, कितना आएगा? 2 into 1.6 into 0.282 into 20, ठीक है। सो इट इज 18.048, है ना। और 10 पावर माइनस 19 ये आ जाएगा आपका
कितना आया था 18.048 इंटू 10 पावर माइनस 19 है ना। अब चूंकि ये आई शॉर्ट स्क्वायर है, मुझे करंट निकालनी है ना, एवरेज करंट, मतलब इसका अंडर रूट करना पड़ेगा मुझे। तो लॉजिकली दिस आई शॉर्ट इज बेसिकली व्हाट, आई शॉर्ट का स्क्वायर है, अगर मुझे उसका अंडर रूट निकालना हो तो ये मेरे को करंट मिल जाएगी, ठीक है। दैट विल बी द रूट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो इसका अंडर रूट हम निकालेंगे तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1.80 इंटू 10 पावर माइनस 18 का अंडर रूट, 1.80 इंटू 10 पावर माइनस 18 का अंडर रूट, ठीक है। अब 10 पावर माइनस 18 का अंडर रूट मतलब 10 पावर माइनस 9 है ना, यानी तो नैनो एम्पियर आ जाएगा। और इसको अंडर रूट हम निकाल लेंगे, ठीक है, अलग अलग इन दोनों को निकालेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 1.8 हम निकाल लें सीधे सीधे, दैट विल बी दी, तो 1.8 का अंडर रूट अगर मैं निकालूं तो ये कितना है 1.34। सो 1.34 नैनो एम्पियर विल बी दी करंट, 1.34 नैनो एम्पियर विल बी दी करंट फॉर आई शॉर्ट, है ना। शॉर्ट करंट हो जाएगी मेरी कितनी, इसका अंडर, ठीक है, 1/2। दिस विल बी दी शॉर्ट नॉइज। शॉर्ट नॉइज के लिए जो करंट चाहिए होगी वो कितनी है, दैट विल बी 1.34 नैनो एम्पियर। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डार्क करंट। तो डार्क करंट आपको गिवन है क्या, डार्क करंट इज गिवन एज 4 नैनो एम्पियर, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, आई डी की वैल्यू 4 नैनो एम्पियर लगा दोगे। बाकी सारे पैरामीटर्स 2 Q B E और ये तो 1 है ही, तो आप इसकी वैल्यू 1 रख के बाकी सारे पैरामीटर आप 1 ये लगा दोगे, तो उसके बाद आप आई डी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो आई डी बी आप निकालोगे कितना आ जाएगा, आई डी बी इज व्हाट 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू डार्क करंट कितनी है 4 नैनो एम्पियर, 4 इंटू 10 पावर माइनस 9, ठीक है, इंटू बी ई दैट इज 20 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। इसका आप अंडर रूट ले लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका शॉर्ट नॉइज फॉर डार्क, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करोगे, कर लेते हैं फटाफट से इसको भी हम, 2 इंटू 1.6 इंटू 4 इंटू 20, ठीक है, 256 और 19 और 9 ये आया 28 माइनस 6 मतलब आया 18, है ना। 256 का 256 इंटू 10 पावर माइनस 18 है ना, 256 इंटू 10 पावर माइनस 18। इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूँगा तो ये मेरे को करंट मिल जाएगी। तो 2 इसका अंडर रूट हम ले लें, इसका अगर हम अंडर रूट ले लें दैट विल बी 16। तो 16 इंटू 10 पावर माइनस 9, 16 इंटू 10 पावर माइनस 9, सॉरी माइनस 19 माइनस 9, दैट विल बी करंट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10 पावर माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ऐसे ही हम आई टी निकाल लेंगे, है ना, थर्मल करंट। अब आपको 4 कांस्टेंट है, के बी आपको गिवन है, के बी सॉरी के बी तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो तो गिवन है ही, आपको पता ही है, आपको है ना 1.38 × 10⁻23 होता है। टी टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो यू विल अज्यूम इट एज 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर अज्यूम कर लेते हैं, गिवन नहीं है तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, ठीक है, इज 300 केल्विन अज्यूम कर लो आप, ठीक है। आपका टी हो गया, आर एल आपको गिवन है, आर एल इज व्हाट, आर एल इज 1000 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आप बी ई आपको गिवन है ही, आप आई टी यानी थर्मल करंट निकाल लोगे। और फिर आपको क्या करना है, इन सारी करंट्स को ऐड कर देना है, इन सारी करंट्स को ऐड कर देना है, ये इसको फिर इसको और ये एम्पियर में आया है ना। उसके बाद जो भी ये को आप निकालें, आपने आईपी है ना, इस फॉर्मूले में आपने एसएलआर की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में लगा दोगे। तो यहाँ पर आईपी की वैल्यू है, एम की वैल्यू तो 1 है, आईपी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.282, तो आप 0.282 माइक्रो एम्पियर
डिवाइड बाई ऑल द करंट्स, है ना, शॉर्ट करंट प्लस डार्क करंट प्लस आपका थर्मल करंट, ये सारी वैल्यूज को ऐड करके SNR की वैल्यू निकाल लोगे, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर। तो आपको कुछ पैरामीटर गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ एज्यूम करा कि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन हो सकता है आपको 280 गिवन हो या 310 गिवन हो, दैट मे बी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन आपको अगर कोई गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चे, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। सिंपल न्यूमेरिकल है ना, बस पैरामीटर में आपको फॉर्मूले या एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। अगर एक्सप्रेशन याद है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिराइव और टू डिटरमाइन द करंट्स और द नॉइजेस और द SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम को बताने से पहले एक चीज़ बताने बहुत ज़रूरी है कि रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली है क्या, है ना। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? सपोज मैंने एक फोटो डायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट करी, है ना, लाइट डाली। तो जब लाइट में इंसिडेंट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता है कि लगभग कितने टाइम के बाद उसमें रिस्पॉन्स टाइम, या अगर मैं एक कांस्टेंट लाइट डाल रहा हूँ तो उस कांस्टेंट लाइट के बाद जब करंट फ्लो होगी तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, और आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट। अगर लाइट कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा पैरामीटर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कांस्टेंट है, लाइट कांस्टेंट है ना, बाइस वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कितने टाइम बाद उसको कांस्टेंट लाइट पर कांस्टेंट करंट आउटपुट मिलने लगेगा, इस चीज या इस सिंपल एनालिसिस के थ्रू विल कैलकुलेट इट्स रिस्पॉन्स टाइम, है ना। तो रिस्पॉन्स टाइम किसी भी फोटो डायोड का, किसी भी फोटो डायोड सर्किट का बेसिकली वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर जो है उस फैक्टर को हम तीन फैक्टर्स में बेसिकली स्टडी करते हैं। एक कि उसका ट्रांसिट टाइम क्या है, फोटो जो है डिप्लीशन कितने से पहले अपनी लाइट इंसर्ट करी तो डिप्लीशन रीजन तक पहुंचने में उन फोटॉन्स को कितना टाइम लग रहा है, उस फोटो कैरियर का ट्रांसिट टाइम कितना है डिप्लीशन रीजन में। एक चीज तो उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा, फोटो कैरियर्स अगर डिफ्यूज हो रहे हैं तो डिफ्यूजन टाइम कितना है। ठीक है, फोटो कैरियर्स अगर डिप्लीशन रीजन के आउटसाइड जनरेट हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उनका डिफ्यूजन टाइम कितना है। और अगर मैं उस पूरे सर्किट का, चूंकि मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितना भी टाइम कैलकुलेशन करते हैं तो यूजुअली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम कांस्टेंट्स इन दी ऑन द बेसिस ऑफ आर एंड सी। तो उसका RC कांस्टेंट, उस सर्किट का RC कांस्टेंट कितना है ना, फोटो डायोड का और उसके जो भी इक्विवेलेंट सर्किट है उस सर्किट का क्या कह सकते हैं आपका RC टाइम कांस्टेंट कितना है। इन तीन फैक्टर्स पे बेसिकली मेरे सर्किट का रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक फोटो डायोड का सर्किट हालांकि कल भी बताया था, है ना, आज मैंने दोबारा इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करी है क्योंकि यहाँ पर आपको से दिख रहा है कि RL, RA, CA, CD और RS, ये 5 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हम एक इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट करने में यूज कर सकते हैं किसी भी फोटो डायोड और एक एम्पलीफायर सर्किट को के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो फोटो डायोड को मैंने इससे डिनोट करा है और उसके बाद मैंने उसका एक सीरीज रेजिस्टेंस लिया है। However, this series resistance is assumed to be very small. उसके बाद उसका डिप्लीशन कैपेसिटेंस है CD, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो लोड लगाया है वो लोड रेजिस्टेंस है RL। ठीक है, एंड द RA एंड CA आर दी R एंड C यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ एन एम्पलीफायर, इक्विवेलेंट एम्पलीफायर सर्किट। ठीक, तो फोटो डायोड पैरामीटर्स में ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इन तीन फैक्टर के ऊपर रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड करेगा, लेकिन इसके अलावा तीन फैक्टर हैं कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, उस फोटो डायोड का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है ना, उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है, पहले तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा एस कितना है, उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं पेन फोटो डायोड ले रहा हूँ तो डिप्लीशन विड्थ कम है, अगर मैं एवलांच फोटो डायोड लूँगा तो डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा है।
है ना, या मैं नॉर्मल पी एन फोटो डायोड ले रहा हूँ तो उसकी डिप्लीशन विड्थ कम है। तो डिपेंडिंग ऑन कि उसकी विड्थ कितनी है प्लस उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है और फोटो डायोड का जो जंक्शन कैपेसिटेंस है और पैकेज कैपेसिटेंस है वो कितना है, ठीक है। एम्पलीफायर का कैपेसिटेंस कितना है, ये जो एम्पलीफायर लगाया मैंने इसका कैपेसिटेंस सी है कितना है, डिटेक्टर का लोड रेजिस्टेंस कितना है, आर एल कितना है ना, एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस यानी आर ए कितना है और फोटो डायोड का सीरीज रेजिस्टेंस आर एस कितना है। ये सारे पैरामीटर्स पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड करेगा। तो अगर मुझे उस रिस्पॉन्स टाइम की स्टडी करनी है तो बेसिकली मुझे ये सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि किस पैरामीटर पर ये फोटो डायोड रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड कर रहा है ना। अब अगर हम देखें तो मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी बोला था लास्ट लेक्चर में कि ये जो सीरीज रेजिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं ये बहुत छोटा है ना, एंड यू कैन सी दैट इट इज जनरली ओनली अ फ्यू ओम्स। इसका मतलब क्या है, जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको एक शॉर्ट सर्किट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं एक लार्ज लोड रेजिस्टेंस लगाता हूँ, अगर मैं एक लार्ज लोड रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं इस सीरीज रेजिस्टेंस को, फोटो डायोड के सीरीज रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर लार्ज लोड रेजिस्टेंस है और एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस भी कंपैरेटिवली लार्ज है देन आई कैन नेग्लेक्ट दिस सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द फोटो डायोड, ठीक। ये एक एजम्पशन है, अगर ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल सीरीज रेजिस्टेंस भी 10-12 ओम का है और मेरा लोड भी 25-30-50 ओम 100 ओम का है तो ऑब्वियसली 100 के करस्पॉन्डिंग 10-12 एक 10% 20% वाला अमाउंट है ना। और अगर मैं उसको बोलूँ कि ये 1 मेगा ओम है या 1 किलो ओम है, दैट मीन्स 1000 ओम के हिसाब से 10-20 दैट पर्टिकुलर रेशो बहुत कम है, इसका मतलब हम वहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यही सेम चीज़ एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस के केस में भी होगी। अब रिस्पॉन्स स्पीड जो है वो फंडामेंटली लिमिट हो जाती है किस पे, वो हो जाती है फोटो जनरेटेड कैरियर्स पे, क्योंकि फोटो जनरेटेड कैरियर्स कितना टाइम ले रहे हैं डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने में। देखो हम ये बोलते हैं कि मेरे पास जो भी फोटो डायोड था, फॉर एग्जांपल ये मेरा फोटो डायोड था, है ना, इसमें मैंने कई सारी लेयर एज्यूम करी है, सपोज ये पी प्लस है ना, उसके बाद मैंने एक डिप्लीशन लेयर ली, उसके बाद ये एन आ गया, फॉर एग्जांपल 4 लेयर का है ना, यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स बायस में काम कराया है। तो डिप्लीशन लेयर लॉजिकली मेरा क्या होगा, डिप्लीशन लेयर लॉजिकली मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, है ना, क्योंकि ये मेरा क्या कह सकते हैं लेयर है ना, और फॉर एग्जांपल दिस इज एन और पी व्हाटएवर, दिस इज अनदर पी साइड। तो इसका बाउंड्री और इसकी बाउंड्री है ना, इस यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बेसिकली मेरा एक डिप्लीशन रीजन होगा, डिप्लीशन लेयर बनेगा। अगर मैं इस पोर्शन को ध्यान से देखूं तो इस पोर्शन में जितने भी फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं वो सारे इसी रीजन में इंसिडेंट होंगे। लॉजिकली जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वो इसी रीजन में होंगे, लेकिन क्या इस रीजन में जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या इस सर्किट के एंड पर पहुंच गए? नहीं पहुंचे ना अभी। तो जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक वो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जितना टाइम उनको इस रीजन में जनरेट होने के बाद इनके एंड पॉइंट्स यानी सर्किट्स के एंड पॉइंट तक इलेक्ट्रोड और कैथोड तक पहुंचने में लगता है, दैट विल बी अ रिस्पॉन्स पैरामीटर टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फोटोडायोड, है ना। रिस्पॉन्स स्पीड ऑफ द फोटोडायोड इज डिपेंडेंट on the time it takes to cross the generated carriers to cross the depletion region by the photo generated carriers। फोटो जनरेटेड कैरियर्स को डिप्लीशन रीजन क्रॉस करने में बेसिकली कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर मेरी रिस्पॉन्स स्पीड या रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड करेगा। नाउ द ट्रांसिट टाइम टी डी, हम इसको डिनोट करते हैं टी डी से, है ना, ये डिपेंड करेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, कितनी स्पीड उन कैरियर्स की है दोनों एंड्स पर पहुंचने में, है ना, और उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल डिप्लीशन लेयर की विड्थ मैंने W मान ली, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी W विड्थ को क्रॉस करने में वो जितना भी टाइम लगाए दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वेलोसिटी VD, ठीक है। तो वो टाइम जो है वो TD है। तो आप आराम से निकाल सकते हो कि TD की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VD एंड W क्या होगी, है ना। TD क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, तो TD विल बी इक्वल्स टू VD डिवाइड बाई W, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ गया कि अगर मुझे TD
यानी ट्रांजिट टाइम पता करना है तो कितनी विड्थ को मुझे ट्रैवल कराना है और कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कराना है, उन दोनों का रेशो होगा, दैट इज सिंपली W/VD। ठीक है, W मेरा विड्थ है ना, मीटर्स में फॉर एग्जांपल, और ये मेरा मीटर्स पर सेकंड होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड्स ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी इन सेकंड्स, यानी टाइम आ जाएगा। तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो कि दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितनी डिस्टेंस को वो कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है। नाउ अब ये जो वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वीडी किस चीज पर डिपेंड करेगी, वीडी डिपेंड करेगी उसकी बायस वोल्टेज, यहाँ कितनी बायसिंग रखी है, नेगेटिव है कितना है पॉजिटिव है। द मोर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव और द मोर द बायस वोल्टेज, मोर द रिवर्स बायस वोल्टेज बेसिकली, द मोर द वीडी, देन ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली यू कैन से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम कंपैरेटिवली कम होगा, यानी उसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो बायस स्पीड पर, बायस वोल्टेज पर मेरे ट्रांजिट टाइम या रिस्पॉन्स की स्पीड डिपेंड करेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन इज लार्ज इनफ, जिस रीजन को मुझे क्रॉस कराना है यानी डिप्लीशन रीजन में, हम ये देखते हैं कि इस रीजन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज कंपैरेटिवली लार्ज, है ना। तो द कैरियर्स रीच देयर एट द स्कैटरिंग लिमिटेड वेलोसिटी। तो एक मतलब जो भी स्कैटरिंग वेलोसिटी है, कितनी फोटोन को एब्जॉर्ब करने पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर ये चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी। और वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम ये बोलते हैं कि विद इन द डिप्लीशन लेयर अगर मैं रिवर्स बायस वोल्टेज लगाता हूँ कंपैरेटिवली ज़्यादा हायर वोल्टेज, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट ऑफ द कैरियर्स इन द हाई फील्ड रीजन। ठीक है, क्योंकि हाई फील्ड रीजन से लो फील्ड रीजन में जो चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होगा, जो ड्रिफ्ट होगा, वो डिफ्यूजन प्रोसेस यानी डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है, बिकॉज नेचुरली दे टेंड टू मूव। ठीक है, और ड्रिफ्ट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से जो वेलोसिटी गेन करते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, उसकी वजह से मेरी ड्रिफ्ट होगी। तो ड्रिफ्ट कैरियर्स का ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस हम होती है एज कम्पेयर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हाई स्पीड फोटो डायोड और फोटो कैरियर्स को जनरेट कर रहा हूँ डिप्लीशन रीजन में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि या तो डिफ्यूजन टाइम मेरा लेस होगा या मैक्स टू मैक्स इक्वल होगा ड्रिफ्ट टाइम के, है ना। तो ये जो मैंने TD आपको ट्रांजिट टाइम निकाला है, अगर इस ट्रांजिट टाइम में मैं ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों टाइम कैलकुलेट करूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन टाइम कितना होगा और ड्रिफ्ट टाइम कितना होगा। तो हम ये बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस इज स्लो, सो डिफ्यूजन टाइम इज लेस एज कम्पेयर टू द ड्रिफ्ट टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ कंसिडरेशन में अपनी स्टडी को कैलकुलेट करने में लेनी पड़ेगी। नाउ अब मुझे इसके बाद एक चीज़ निकालनी है, तो डायोड का रिस्पॉन्स टाइम। तो उस रिस्पॉन्स टाइम को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ राइज टाइम एंड फॉल टाइम। ठीक है, राइज टाइम एंड फॉल टाइम, और उसको डिनोट करते हैं टॉ R एंड टॉ F। नाउ राइज टाइम और फॉल टाइम ये बेसिकली है क्या, आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हो कि अगर मैं राइज टाइम बोलूँ तो राइज टाइम की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि बेसिकली अगर मैं स्टेडी स्टेट वैल्यू का, है ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू है मेरी, ये जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू के 90% तक आने में जितना टाइम लगा, कहाँ से, उस स्टेडी स्टेट वैल्यू के 10% से, दैट विल बी द राइज टाइम। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू के 10% से 90% तक पहुंचने में द टेकन इज इक्वल्स टू द राइज टाइम। ठीक है, तो राइज टाइम मुझे पता लग जाएगा कि उस स्टेडी स्टेट वैल्यू का 10% से 90% पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी राइज टाइम। सिमिलरली दैट टू is also possible, and with that we can also calculate the fall time, और fall time calculate करने के लिए हम इसका रिवर्स करेंगे, 90% से 10% तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी फॉल टाइम। यूजुअली हम ये देखते हैं कि राइज टाइम एंड फॉल टाइम फॉर द सर्किट इज सेम,
बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सेम है, ठीक है। अलग अलग बायस लेवल के हिसाब से, डिप्लीशन रीजन के हिसाब से, है ना, उस लाइट पल्स की इंटेंसिटी के हिसाब से, फोटोन के इंसर्शन के हिसाब से हमारा राइज टाइम और फॉल टाइम पिन फोटोडायोड के लिए, एवलांच फोटोडायोड के लिए, पीएन फोटोडायोड के लिए, किसी नॉर्मल जनरल फोटो डिटेक्टर के लिए अलग अलग हो भी सकता है, बट देयर इज नो कंपल्शन कि वो सेम होगा, बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि दे आर जनरली द सेम, ठीक है। द राइज टाइम एंड फॉल टाइम फॉर फुल्ली डिप्लीटेड फोटोडायोड्स, ठीक है, आर जनरली द सेम। नाउ अगर मैं चार्ज कैरियर्स को क्विकली प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि मैं किस तरीके से उनको सेपरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो चार्ज है, चार्ज कैरियर्स है, तो अब एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अगर जनरेट हुआ तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव सप्लाई की तरफ, है ना, और होल जाएगा नेगेटिव सप्लाई की तरफ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या मैं इलेक्ट्रॉन और होल को एक ही डायरेक्शन में भेज दूं? अगर भेजूंगा तो वो करंट कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर एक ही साथ एक टाइम पे एक ही तरफ जाएंगे तो इट वोंट कंट्रीब्यूट, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के प्रोपेगेशन की नेगेटिव डायरेक्शन में करंट होती है और होल की पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे दैट मीन्स देयर इज एक्चुअली नो करंट इज प्रोपेगेटिंग थ्रू, ठीक है। दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को सेपरेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव सप्लाई की तरफ और एक होल को नेगेटिव सप्लाई की तरफ मूव करवाऊंगा, जिससे कि मेरी एक करंट प्रोड्यूस हो पाए। तो इसके लिए मुझे सबसे चीज़ क्या है कि जो भी चार्ज कैरियर डिप्लीशन रीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेपरेट हो और कलेक्ट हो जाए जल्दी से जल्दी। ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा जो मेरा रिस्पॉन्स टाइम है या जो मेरा राइज टाइम है, फॉल टाइम, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एन और पी रीजन्स में, ये धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगेंगे डिप्लीशन रीजन में। अगर वो मूव नहीं करेंगे दैट मीन्स दे टेंड टू लूज देयर वेलोसिटी, ठीक है। और उसी रीजन में मैं जब तक कि अगर ये कलेक्ट ना हो और सेपरेट ना हो और वो डिफ्यूज हो जाए, दैट मीन्स वो वेलोसिटी सारी लॉस कर जाए, तो मेरे लिए वो कोई काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मुझे इनका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बेसिकली कितना टाइम में वो अपनी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो देखो, इस ग्राफ के थ्रू मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी है कि कुछ हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है ना, होल्स की वेलोसिटी कम होती है, मोबिलिटी कम होती है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, दो टाइप के कैरियर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। एक जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, या एक दूसरा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होल्स जिनकी मोबिलिटी कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से मैं अपने इलेक्ट्रॉन और होल्स यानी फास्ट और स्लो कैरियर्स की वजह से रिस्पॉन्स निकाल पाऊँ। तो जब भी मेरा रिस्पॉन्स टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक यानी 100% तक पहुंचने में स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, जो रिस्पॉन्स आएगा फॉर एग्जांपल अप टू 50% तक, दैट विल बी डन बाय द फास्ट कैरियर्स, है ना। क्योंकि फास्ट कैरियर्स क्या होंगे, वो जल्दी से पहुंचेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी एक नैनो एम्पियर करंट प्रोपेगेट फ्लो होनी थी और वो 50% यानी 0.5 नैनो एम्पियर करंट आ चुकी है। इसका मतलब दैट इज मेनली ड्यू टू दी फास्ट कैरियर्स, है ना। अब फास्ट कैरियर्स डिफ्यूज होने लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे डिफ्यूज होंगे, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे जो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, और रिस्पॉन्स टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट रिस्पॉन्स तक 100% रिस्पॉन्स तक वो पहुंच रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी स्लो कैरियर्स, ठीक है। और स्लो कैरियर्स के स्लो की वजह से ही देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो 100% तक पहुंचने में बहुत टाइम लगाए। तो दैट इज दैट यू कैन सिंपली कैलकुलेट द टिपिकल रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ फोटो डायोड, ठीक है। ये आप बोल सकते हो इस रीजन से निकल जाएगा। तो मैंने देखा 50% फॉर एग्जांपल 50% लिया, अप्रोक्सीमेटली 1 नैनो सेकेंड्स ये लगभग ले रहा है, ठीक है। बट स्लो कैरियर्स ये लगभग लॉन्ग, यू कैन सी दैट दे कॉज अ रिलेटिवली लॉन्ग डिले
बिफोर द आउटपुट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आउटपुट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी 100% तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, उस टाइम में डिले किसकी वजह से आ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लो कैरियर्स, और यू कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली से दैट इट इज ड्यू टू दी होल्स। ठीक है, नाउ टू अचीव अ हाई क्वांटम एफिशिएंसी, डिप्लीशन लेयर जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। और वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली लार्जर देन द इनवर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का हम डिनोट करते हैं पर इतने फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर यूनिट डिस्टेंस। तो अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स उस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस को पूरा फुल्ली क्रॉस कर जाए। अगर वो उस डिस्टेंस को फुल्ली क्रॉस कर गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अगर एक फोटोन का उस डायोड का फोटो डायोड का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इतना है, इसका मतलब वो पूरी डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सकता है, कहीं ना कहीं तो वो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये मुझे पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब अगर उसकी एक फोटो डायोड का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ना, और उसकी डिप्लीशन विड्थ है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द डिप्लीशन विड्थ इज लार्जर देन द इनवर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब रिस्पॉन्स टाइम अगर मुझे रेक्टेंगुलर पल्स का निकालना हो तो मैं कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी विड्थ देखो, अगर लॉजिकली इनपुट पल्स हम मानते हैं कि कुछ समय पहले वो 0 थी, अचानक से इट गोज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, then after a certain time it goes back to its normal within almost no time, है ना। वो 1 से 0 या 0 से 1 पहुंच जाए, जो रेक्टेंगुलर पल्स है। अगर मैं इसकी विड्थ को मान के चल रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है ना, कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है, और वो कैपेसिटेंस मैं बोल रहा हूँ जंक्शन कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जंक्शन कैपेसिटेंस इज स्मॉल, तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच टू फ्रॉम 0 टू इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका कुछ टाइम लग रहा है ना। एंड यू कैन सी दैट इट इज नॉट शार्प एज, इट इज the edge which you can exactly differentiate कि वो कहाँ पर जीरो है, कहाँ पर कुछ वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली द फॉलोइंग एजेस ऑल्सो, यू कैन सी दैट इसको कुछ टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, and that is because of the junction capacitance, existence of the junction capacitance. Now अगर मैं डिप्लीशन विड्थ का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से लार्ज ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा ले लिया, तो जंक्शन कैपेसिटेंस में हम क्या देखते हैं? इट विल बी बिहेविंग लाइक द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा बट इट विल डिस्चार्ज स्लोली। ठीक है, तो चार्ज तो जल्दी हो गया, मतलब इट विल राइज अप फास्टली। ठीक है, बट जैसे ही वो उसकी नेगेटिव ये वाली एज आएगी, डिक्रीमेंट वाला एज आएगा, है ना, यहाँ वो डिक्रीमेंट चालू होगा, तो यहाँ पर चूंकि कैपेसिटेंस की वजह से वो नेगेटिवली स्लोली चार्ज होगा, तो उसका राइज टाइम, फॉल टाइम इज नॉट स्मॉल, द फॉल टाइम इज वेरी वेरी लार्ज, है ना। आप देख सकते हो लगभग 90 से लेकर के 10% तक, तो लगभग इतना फॉल टाइम है। और लॉजिकली इसका फॉल टाइम देखें तो इसका फॉल टाइम है ही नहीं, इसका थोड़ा सा है। ठीक है, और अगर मैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, अगर मैं इसकी विड्थ को कंपैरेटिवली कम लेता हूं, लेकिन मैं कैपेसिटेंस को भी कम ले रहा हूं, तो ये स्लो और फास्ट कंपोनेंट्स के बेसिस पे यू कैन सी कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दिस, क्योंकि यहाँ कम कैपेसिटेंस कम है, लेकिन देखो आप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से उसकी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के इनवर्स से उसकी विड्थ, जो डिप्लीशन विड्थ है, दैट इज स्मॉल। इसका मतलब ये है कि मेरी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होगी, कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उसकी वजह से मुझे इसकी शेप जो है वो आउटपुट की एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप नहीं मिलेगी। इट नाइदर इट विल बी कंप्लीटली द स्मूथ एजेस। ठीक है, शार्प एजेस भी नहीं मिलेंगे, स्मूथ एजेस भी नहीं मिलेंगे, इट विल बी स्मूथ इन दी स्टार्टिंग साइड, एंड इट विल बी काइंड ऑफ शार्प प्लस स्मूथ फॉर द ऑपोजिट साइड, या आप बोल सकते हैं उसको जब भी ये डाउन साइड या डिस्चार्जिंग वाली साइड पर आएगा तब। ठीक, राइज टाइम एंड फॉल टाइम को ये जो है बेसिकली ये इनपुट की पल्स को फॉलो करेगा, है ना। इनपुट अगर ज़्यादा देर तक कांस्टेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली राइज टाइम और फॉल टाइम उतनी देर उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा ही करेगा। और ये दोनों के दोनों चीज़ किस पर डिपेंड करेंगी? ये दोनों चीज़ डिपेंड करेंगी उस सर्किट के आरसी टाइम कांस्टेंट पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लोड रेजिस्टेंस कितना है, RL,
और मेरा फोटो डायोड का कैपेसिटेंस अगर मुझे गिवन है, फॉर एग्जांपल आर फोटो डायोड कैपेसिटेंस, तो इन दोनों ही पर डिपेंड करेगी। डिप्लीशन लेयर अगर बहुत छोटी है तो जो कैरियर्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, उनको कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगेगा डिप्लीशन लेयर क्रॉस करने में, और देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रॉपर्ली अनडिप्लीटेड रीजन में बहुत इजीली पहुंच जाए, या हो सकता है शायद चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डिप्लीशन रीजन में रहेंगी तो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलते टाइम उनकी वेलोसिटी इतनी ना हो कि वो उस रीजन को क्रॉस कर पाए, तो देयर मे बी ए चांस कि वहाँ पर हमें क्या कह सकते हैं तरीके से लाइट करंट हमें कंपैरेटिवली कम मिले। ठीक, अभी हमने देखा कि स्लो और फास्ट रिस्पॉन्स अलग अलग कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगा, और दैट टू डिपेंड्स ऑन कि उसकी विड्थ कितनी है या उसका जंक्शन कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ अगर मुझे लेंथ पता है, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन लेंथ है एल एन, ठीक है, तो अगर मुझे डिफ्यूजन रीजन पे जंक्शन कैपेसिटेंस निकालना है, तो जंक्शन कैपेसिटेंस मुझे पता है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन एस, उसका एरिया कितना है ए, और उसकी विड्थ कितनी है डब्ल्यू। ठीक है, एंड दैट डब्ल्यू इज द विड्थ। अगर ये डब्ल्यू बहुत छोटा है, अगर ये डब्ल्यू बहुत छोटा है, ठीक है, अगर W बहुत स्मॉल है, दैट मींस वी कैन से दैट द CJ विल बी कंपैरेटिवली लार्ज, है ना। और ऐसे केस में जंक्शन कैपेसिटेंस लार्ज होगा तो ऑब्वियसली उसका शार्प टाइम, राइज टाइम और फॉल टाइम शार्प एजेस की फॉर्म में नहीं होंगे। ये आप इसको हम के एस इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर इज बेसिकली दी सेमीकंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यू कैन आल्सो से। ठीक, बाकी सारे पैरामीटर्स आपको पता ही है कि ये होते क्या क्या है। नाउ मैंने तो RT मेरा लोड और एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, और सिमिलरली CT भी मेरा फोटो डायोड और एम्पलीफायर के कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं R को देखूं तो R इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड RA along with RS प्लस जो मेरा कैपेसिटेंस है, दैट कैपेसिटेंस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ CA एंड CD। ठीक है, तो अगर मैं उसकी बैंडविड्थ निकालना चाहता हूँ, है ना, तो उसकी बैंडविड्थ निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, दैट इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ 1 by RT/CT, where RT is the combination of RL, RA, RS, and CT is a combination of CA and CD. Now, based on that, I am giving you a numerical. ठीक है, आप फटाफट से 3-4 मिनट लो और इसको सॉल्व करो कि बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, मैं आपको फटाफट से 2 मिनट बाद इसको सॉल्व कराता हूँ। जल्दी से बताओ मुझे इसका सोल्यूशन कितना आएगा। ठीक है, दो केसेस हैं। अगर आपको फोटो डायोड कैपेसिटेंस गिवन है 3 पिकोफैरेड, एम्पलीफायर रेजिस्टेंस 4 पिकोफैरेड, कैपेसिटेंस 4 पिकोफैरेड, और लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, इनपुट रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का गिवन है 1 मेगा ओम, तो आपको सर्किट की बैंडविड्थ यानी BC से कैलकुलेट करना है। दूसरे क्वेश्चन में अगर मैंने लोड रेजिस्टेंस कम कर दिया तो सर्किट बैंडविड्थ कितनी होगी वो बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या आता है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? जल्दी से मुझे इसका आंसर Yes, बताओ। sir.